तो कल की क्लास में अपन ने पढ़ा कि व्हाट इज मेंट बाय पेडिग्री एनालिसिस, है ना। पेडिग्री एनालिसिस एक ऐसा तरीका है जहाँ पे हम, क्योंकि क्योंकि ह्यूमन बीइंग इज नॉट एन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर आप चाहे जो एक्सपेरिमेंट कर लें, ठीक है, करते ही है, ऐसा मना नहीं है हम, ऐसा आपको कई बार पता भी नहीं पड़ता है। जितने भी क्या कहते हैं रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो चोरी छुप के वैसे तो बताना होता है, वैसे तो दे हैव टू टेल कि भाई हम आपको ये मेडिसिन दे रहे हैं, इसका क्या असर होगा, वी जस्ट वांट टू नो। बट कई बार बताते भी नहीं है वो, है ना। नंबर ऑफ टाइम दे जस्ट सिंपली गिव अस मेडिसिन, एंड जो वो बोलते हैं ना कि भाई हमें 3 दिन बाद 4 दिन बाद आके रिपोर्ट करना, चाहे वो आपका कुछ असर हुआ है नहीं हुआ, आप दोनों बताना हमको आकर के। तो दे आर हैविंग अ ट्रायल ऑफ ए ड्रग, ठीक है। और फिर जब जब भी हम बात करते हैं ना, क्या कहते हैं, कोई सी भी पैथी हो, चाहे वो एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, चाहे वो आयुर्वेदा हो या यूनानी हो, जो भी है, उसके अंदर क्या है, अब एग्जैक्टली देखिए बीमारियां तो बदलती रहती है ना। डिजीजेस विल गो ऑन चेंजिंग, सो इफ दे आर गो ऑन चेंजिंग वी आर टू अकॉर्डिंगली कीप चेंजिंग आवर मेडिसिन ऑल्सो। क्योंकि मैंने आपको कल की क्लास में बताया था दैट इज माइक्रोब जो होते हैं वो बड़ी तेजी से म्यूटेट कर देते हैं, उनके पास एक ही तो क्रोमोसोम है ना। बैक्टीरिया के पास एक ही क्रोमोसोम है, वायरस के पास में एक ही सिंगल या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, हम तो उसको क्रोमोसोम भी नहीं कह रहे हैं, ठीक है। वी आर सिंपली कॉलिंग इट इज अ वायरस, वायरल आरएनए और वायरल डीएनए। और उनकी बॉडी में कोई ज्यादा बड़ा शील्ड भी नहीं है जो उनको प्रोटेक्ट करेगा। तो यूवी रेस, केमिकल्स, ये वो दुनिया भर की चीजें उनको ऊपर लगती रहती हैं, दैट इज व्हाई दे आर इनवेरिएबली, ना चाहते हुए भी उनका म्यूटेशन हो जाता है। चाहता तो कौन है खैर म्यूटेशन के लिए, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि म्यूटेशन जो है वो दे आर मोर प्रोन टू गेट म्यूटेटेड, ठीक है। जब आपको मैंने म्यूटेशन पढ़ाया था तो आई टोल्ड यू दैट देयर आर नंबर ऑफ म्यूटाजेनिक एजेंट्स, दे मे बी फिजिकल लाइक प्रेशर, टेम्परेचर एंड ऑल, वो उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं रखते जितना कि केमिकल, जिसके अंदर हम सर्टेन केमिकल्स पढ़े थे जिसमें ज्यादातर प्रिजर्वेटिव थे। एंड व्हाई वी आर यूजिंग प्रिजर्वेटिव टू किल दीज जर्म्स, है ना, जो हमारे खाने में गिर जाए तो उनको बचाने के लिए। तो वो मरे जरूरी नहीं है, उनमें से कुछ म्यूटेट भी हो जाते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको म्यूटेशन का, आपने अपने घरों में देख लिया होगा। क्या होता है ना, जब आप अपने घर में कभी भी मच्छर वच्छर ज्यादा होते हैं, बाजार में जाते हैं, हम बाजार में जा करके दुकान वाले से पूछते हैं बेस्ट वाला मेडिसिन, वो मच्छर मारक सब्सटेंस दे दो जो भी है। इट मे बी ए फिनिट, इट मे बी ए स्प्रे, इट मे बी सम वो वेपराइजर जो हम इलेक्ट्रिक प्लग में लगाते हैं, इट में भी कोई कार्ड और कुछ भी तरीका हो सकता है। मैं आपको कहता हूँ चलो हमने वो वेपराइजर लगाया जो 30 दिन का आता था पहले, फिर 45 दिन का, आजकल 2 महीने का आने लग गया। और उसमें भी वो आने लग गया जब ज्यादा मच्छर तो वो ज्यादा कर दो और उसके बाद कम कर दो, जो भी है। आप देखिए वो कोई भी मतलब दे आर नॉट फुल्ली प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम मस्किटोज। कितना भी आप कोई सा भी वेपराइजर लगा लो, कोई सा भी सब्सटेंस लगा लो मस्किटोज भगाने का, वो अप टू ए लिमिट ओनली इट वर्क्स। इक्का दुक्का 4-5 मस्किटोज तो फिर भी आपको रात में दिन में कभी न कभी परेशान करेंगे ही करेंगे। तो क्या इनको असर नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज ये म्यूटेट हो गए, ये म्यूटेट हो गए। और म्यूटेशन होना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है इन द लोअर ऑर्गेनिज्म, क्योंकि उनकी लाइफ स्पैन छोटा है, ठीक है। म्यूटेशन के लिए दो चीजें जरूरी है, देखिए कोई ना कोई म्यूटाजेनिक एजेंट जो हमारे डीएनए को खराब करे। कौन सा वाला डीएनए को? अगर मेरे यहाँ 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 के डीएनए को खराब करेगा तो ज्यादा ज्यादा मुझे कैंसर होगा, या मेरा वो पार्ट फंक्शनलेस बन जाएगा, या और कुछ एबनॉर्मलिटी देखने को मिलेगी। भाई यही होगा ना। मैंने आपसे कहा कि भाई ये मस्सा हो रहा है मेरे, तो ये मस्सा क्या है? ये एबनॉर्मलिटी है, ये एक लोकलाइज एबनॉर्मलिटी, इससे मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? एंड व्हाट वे इट इज गोइंग टू हार्म माई फ्यूचर जनरेशन, ठीक है। आई एम नॉट इन दिस थिंग, हमारे तो हो गए जो बच्चे बच्चे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर किसी को है, अगर किसी का मस्सा हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है या कहीं और हो रहा है बॉडी के ऊपर, या कहीं मोल हो रहा है, या कहीं क्या कहते हैं बर्थ मार्क है, तो क्या उससे कोई बच्चे को फर्क पड़ता है? क्या नहीं पड़ता? बिकॉज दे आर सोमेटिक सेल्स। ये चेंज अगर जेनेटिक सेल्स में होगा, जेनेटिक जर्मिनल सेल, दैट इज द टेस्टिस या ओवरीज, उनमें से किसी सेल के अंदर जाके म्यूटेशन हो रहा है, देन ओनली इट विल पास टू द नेक्स्ट जनरेशन। So we are not worried about any and all mutations. Mutation होते रहते हैं, और ज्यादातर म्यूटेशन बॉडी पे ही होते हैं। Why? Because they are the surface which are exposed to the external thing. And that is why मम कहते हैं कि भाई क्यों, मतलब हमने ऐसा म्यूटेशन नहीं पढ़ा जो जो हमारे बॉडी के अंदर होने वाले। तो वहाँ म्यूटेशन इसलिए नहीं पड़ते बिकॉज वहाँ के म्यूटेशन जो होते हैं या तो वो सर्वाइव ही नहीं करेंगे। सबसे पहली बात, म्यूटेशन होना एक बात है, म्यूटेशन होने के बाद वो बच्चे बनेंगे, बनने के बाद वो अगर उनके लिए सूटेबल नहीं होगा तो वो वैसे ही मर जाएंगे, नेचुरल सिलेक्शन।
ठीक है। तो कई सारी चीजें हैं जो इसके ऊपर ऑपरेट करती है, तो हम म्यूटेशन पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। आई सेड म्यूटेशन इज द प्रोसेस इन विच सर्टेन जेनेटिक चेंजेस आर टेकिंग प्लेस इन द बॉडी, है ना। एंड दीज चेंजेस जो है वे वेयर आर दीज टेकिंग प्लेस, दीज आर टेकिंग प्लेस इन द जर्मिनल सेल्स, दैट इज इन द टेस्टिस एंड द ओवरीज, ठीक है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल द चेंजेस विल टेक प्लेस इन द जर्मिनल सेल। सेकेंडली फिर दे विल फेस द सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, अगर उनके लिए वो करेक्टर सुटेबल है तो वो सर्वाइव कर जाएंगे, नहीं है तो वो मर जाएंगे, मर गए तो फिर वो आगे जाने वाला नहीं है। नहीं मरेंगे, जिंदा रहेंगे, then only they will carry this particular effect to the next generation, ठीक है। And slowly the effect will go on increasing, and lower the organisms, and the organism with the shorter lifespan, they shows the effect at very rapidly, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी इंसान के अंदर यू जस्ट टर्म ए पर्सन एज मिस्टर के, और वो के पर्सन जो है उसके अंदर अगर म्यूटेशन हुआ है तो उसने अपनी जिंदगी में 2 बच्चे पैदा करें। कब करें? अगर म्यूटेशन उसको 8 साल की उम्र में होता है, वो तो शादी कर रहा है 28 साल की उम्र में, तो 20 साल तक तो वो म्यूटेशन का कोई मतलब नहीं हुआ। फिर 28वें साल में उसने शादी करी, 29वें साल में उसको पहला बच्चा हुआ, 30वें 32वें साल में उसको दूसरा बच्चा हुआ, उसके बाद उसने उसको दोबारा कभी यूज नहीं किया। तो ये म्यूटेशन फिर जो सेकंड जनरेशन है उसको अगेन इट विल हैव टू वेट सेम मेनी इयर्स। फिर अगर मान लीजिए हम ये मान के चलते हैं कि उसका बच्चा 30 साल की उम्र में शादी करेगा, तो 28 साल 29 साल तो यहाँ हो गया और 30 साल वहां हो गए, तो ऐसे तो वो जनरेशन में आने में बहुत टाइम लगेगा। जबकि मच्छर या बैक्टीरिया या वायरस, how rapidly they are multiplying. So even if there is one error, it very rapidly it spreads, and large number of individuals they are producing, तो population भी बड़ी तेज ज्यादा हो रही है, उसमें सिलेक्शन के चांसेस भी ज्यादा अच्छे रहते हैं, ठीक है। तो there are number of factors, the organism which with the shorter lifespan with the lesser number of cell, है ना, और विद द लेसर नंबर ऑफ प्रोटेक्टिव मेथड्स ऑन देयर बॉडी, उनके बॉडी में कोई सेल वॉल नहीं मिल रहा है, या कोई हार्ड कवरिंग नहीं मिल रही, या कोई शेल नहीं मिल रहा है, या गिलेनिन जैसा कोई सब्सटेंस नहीं मिल रहा है, या बॉडी सिंगल लेयर के, वहां बड़ी तेजी से म्यूटेजेनिक एजेंट्स काम करेंगे। हमारी बॉडी के अंदर म्यूटेजेनिक एजेंट्स को काम करने में टाइम लगता है, वाई? बिकॉज बॉडी इज मल्टी लेयर्ड, है ना, मल्टी सेलुलर है ना। फिर उसके बाद में जो 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 टिश्यूज हैं जो रेस्पॉन्सिबल है, दे आर kept deep inside the body, ठीक है। मेल में चलो टेस्टिस इज स्टिल लाइंग आउटसाइड, बट द ओवरीज जो है दे आर इनसाइड, तो वहां तक म्यूटेशन पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, वो म्यूटेशन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, दैट ऑल द लिमिटेड इफेक्ट इन कंपेयर टू दोज ऑर्गन विच आर हैविंग अ सिंगल बॉडी। एक छोटा सा सेल है, माइक्रो वायरस में तो सेल भी नहीं है ना, तो इसीलिए वो बड़ी तेजी से म्यूटेशन करते हैं। म्यूटेशन करने के लिए क्या सबसे पहली जरूरत हो गई कि उसके बॉडी के अंदर लीस्ट प्रोटेक्टिव लेयर्स होनी चाहिए, जो कि बैक्टीरिया और वायरस और इनमें हो रहा है। दूसरा क्या है कि उनकी शॉर्ट लाइफ स्पान होनी चाहिए। तीसरा क्या है कि दे शुड प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, ताकि वो जो है सिलेक्शन के अंदर अगर वो हार्मफुल भी है तो धीरे 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 उनमें से कुछ तो सर्वाइव करके और वो आगे तक लेके जाए, तब वो म्यूटेशन को हम देख पाते हैं। एंड दैट इज व्हाई म्यूटेशन आर नॉट वेरी कॉमन इन केस ऑफ लार्जर एनिमल्स in compared to those organisms which are having a short lifespan, ठीक है। तो ये आपको समझ आया म्यूटेशन। और फिर म्यूटेशन के अपन ने तरीके वरीके पढ़ लिए थे। फिर हमने पढ़ा क्या कहते हैं पेडिग्री एनालिसिस। तो मैंने कहा कि भाई हम कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते किसी इंसान पे, अपनी मर्जी का हम नहीं कह सकते कि भाई अच्छा ठीक है 10 बच्चे आप इन दोनों के, मतलब आपने जो है, पहली बात तो आप किसी 2 आदमी पर्सन को आप अपनी मर्जी के हिसाब से जोड़ा नहीं बना सकते। दूसरी बात आप उनसे ये नहीं कह सकते कि यू प्रोड्यूस दीज मेनी चिल्ड्रन सो दैट द चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ द म्यूटेशंस और व्हाटएवर इट इज वो ज्यादा रहे, है ना। इंसान है वो तो 1 या 2 या 3 या 4 बच्चे पैदा करेंगे, ज्यादा थोड़ी करेंगे, ठीक है। और फिर आप अपनी मर्जी से थोड़ी किसी से कह सकते हैं कि तुम इनके साथ में शादी करो और इनसे बच्चे पैदा करो, ठीक है। तो हम इंसान के ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे, लेकिन क्या किया जा सकता है, देयर आर सम एग्जिस्टिंग फैमिलीज विद द सर्टेन सच कॉम्बिनेशंस, ठीक है, जहाँ पे उनका हेयर शेप का कॉम्बिनेशन अलग हो सकता है, या उनके कान अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, या नाक का शेप अलग हो सकता है, या आंखों के कलर अलग हो सकते हैं, या बाल उनके घुंघरालू या सीधे हो सकते हैं, या पीटी से पेपर टेस्ट करने का टेस्ट हो सकता है, या ब्लड ग्रुप का हो सकता है, या RH फैक्टर का हो सकता है, टंग टाइड हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, नाखून है ये कितने बड़े, ये कुछ ऐसी चीजें जो विच आर वेरी कॉमनली सीन। एंड इसके अलावा देयर आर सम डिफेक्ट्स which are caused by the genes, genetic defect जिनको कहते हैं, जिनके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं कि it may be color blindness, it may be hemophilia, it may be sickle cell anemia, it may be phenylketonuria, it may be
क्या कहते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर व्हिच वी आर गोइंग टू स्टडी। तो उनके उनका उनका क्या तरीका रहता है पास होने का, तो दिस वी वांट टू नो। तो इनके लिए क्या करेंगे हम, वी हैव टू फाइंड आउट व्हेन एनी सच कपल इज देयर, उनके कोई ऐसे बच्चे हैं और उनके उनके जनरेशन में, पीछे की जनरेशन में भी ये करेक्टर होगा, क्योंकि जेनेटिक है, वो हवा से तो आ नहीं जाएगा। इट इज नॉट अ वायरल डिजीज जैसे हवा से आ रहा है, या क्या कहते हैं खांसी के साथ या स्पुटम के साथ या किसी और के, वो तो ब्लड के थ्रू, जीन्स के थ्रू आएगा। तो जीन्स तो इवन ब्लड ट्रांसमिशन से नहीं आना है, जीन्स तो जो है हम अपने पेरेंट्स से लेते हैं बाय वे ऑफ द जेनेटिक सेल्स, ठीक है। तो वो वहीं से आएंगे। तो वी हैव टू सी सच कपल एंड वी हैव टू सी ट्रेस द हिस्ट्री ऑफ दिस अकरेंस ऑफ दिस डिजीज। तो उससे हमको मालूम पड़ेगा वेदर द डिजीज इज मतलब ऑटोसोमल और सेक्स लिंक्ड, वेदर इट इज डोमिनेंट और रिसेसिव, ठीक है। जब ये हमको पता पड़ जाते हैं तो फिर हमको उनके प्रोटेक्शन का तरीका मिल जाता है, ठीक है। डोमिनेंट कैरेक्टर्स आर लेस क्या कहते हैं मतलब मोर डिफिकल्ट टू कंट्रोल, क्योंकि उनका एक सिंगल फैक्टर भी जो होगा वो डिजीज कर पाएगा। रिसेसिव वन आर इजी टू कंट्रोल, बिकॉज अगर पेरेंट दोनों में से किसी एक पेरेंट के पास में कम से कम एक डोमिनेंट फैक्टर है और डोमिनेंट आ गया तो रिसेसिव को मास्क कर देगा, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि मेल जो होते हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के लिए मेल जो है दे आर मोर सस्पेक्टेबल टू द डिजीज, बिकॉज मेल्स हैव गॉट ओनली वन एक्स क्रोमोसोम और रेस्पेक्टिव वाई क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स नहीं है, बहुत सारे जीन्स नहीं है, नॉट ऑल, लेकिन बहुत सारे जीन्स उसमें नहीं है। तो जो जीन नहीं है उसके लिए वो हमेशा प्योर रहेंगे, वो तो एक अकेले जीन्स के लिए ही अपने आप को दिखा दें। तो देर आर सो मेनी थिंग्स विच यू हैव कम टू नो, यही तो हम जानना चाहते हैं। तो फिर अगर हमको पता पड़ जाएगा तो फिर हम ये भी निकाल पाएंगे, हम एक वर्कआउट कर पाएंगे कि व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ द डिजीज, दैट इज आउट ऑफ हाउ मेनी चिल्ड्रन मे बी डिफेक्टिव, हाउ मेनी मे नॉट बी डिफेक्टिव। लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होता। देखिए अगर हम ये कहते हैं कि द डिजीज इज ओनली 1% टू ऑकर, मैं तो जस्ट फॉर द नेम से काम से कि अगर मान लीजिए हम कहते हैं कि वो 1% चांस ही है उस डिजीज के अगर में, 99% चांस नहीं है। तो 99% चांस नहीं है करके वन कैन नॉट बी वेरी मच श्योर कि भाई मेरे तो 99% वाले अच्छे बच्चे आएंगे, 1% वाला डिफेक्टिव चाइल्ड तो नहीं आने वाला। वो हो सकता है उनका पहले ही बच्चा पहले ही डिफेक्टिव 1% में आ जाए, बदकिस्मती से दूसरा बच्चा भी उसी में आ सकता है, ठीक है। सो सच कपल विल ऑलवेज बी एडवाइज कि उनको अन्योसेंटेसिस कराना है और उनको जो है उसकी जीन्स की स्टडी कराना है ना, और उनके बाद उनको डिसीजन लेना है कि भैया ऐसे अगर चाइल्ड जो है वो डिफेक्टिव है तो उस बच्चे को सर्वाइव करना है या टर्मिनेट करना है, क्या कराना है, वो सारी चीजें अगर पॉसिबल है, उसका कोई इलाज पॉसिबल है अर्ली, जैसे देयर आर नंबर ऑफ डिजीज फॉर विच अर्ली डिटेक्शन इज कैन बी क्यूरेटिव, तो हम हो सकता है कि उनका एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर ही सर्जरी कर दें। अभी जो आगे हम पढ़ेंगे उसके अंदर पढ़ेंगे कि एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर ही हम इसकी सर्जरी कर दें, देन इट मे बी पॉसिबल कि वो एक नॉर्मल जिंदगी जी, ठीक है। तो मैंने आपको एक काफी काफी कुछ एक नॉलेज दे दी है कि म्यूटेशन होता क्या है और पेडिग्री एनालिसिस का फायदा क्या है। पेडिग्री एनालिसिस के साइन सिंबल्स अपन ने कल पढ़ लिए थे और मैंने आपको बता दिया था कैसे वो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कैसे रिस्पॉन्स दिखाएंगे और जो ऑटोसोमल है वो कैसे दिखाएंगे। टुडे वी शैल स्टडी अबाउट नेक्स्ट डिजीज हीमोफीलिया, तक मैंने आपको कर दिया था कल, है ना। हीमोफीलिया, और मैंने कहा था इसको रॉयल डिजीज कह रहे हैं। क्यों रॉयल डिजीज कह रहे हैं? बिकॉज क्वीन विक्टोरिया एक जमाने में तो आधे संसार के ऊपर उनका राज था, है ना। उनकी बात कर रहे थे, तो उनकी वो बीमारी लेकर के आ गए थे। कहाँ से लाए थे? कि उनकी शादी हुई थी फ्रांस से, प्रिंसेस ऑफ फ्रांस। तो फ्रांस से वो आए और वो बीमारी लेकर के आए। अच्छा देखिए ना कि जो कैरियर्स होते हैं उनको तो डिफेक्ट नहीं हो रहा है, तो हाउ विल वी कम टू नो कि वेदर द डिफेक्ट इज देयर और नॉट देयर, ठीक है। और बोले हैं इस, तो अब यूके के अंदर भी जो है खानदान के अंदर ही बीमारी है ना। तो उनको क्या डिसीजन लेना है वो देख सकते हैं, अपने को क्या करना है ना। हम पढ़ते हैं सिकल सेल एनीमिया के बारे में। सिकल सेल एनीमिया जो है वो कैसी डिजीज है? इट इज अ ऑटोसोमल डिजीज, ठीक है। ऑटोसोमल डिजीज है, मतलब इसका जो जीन मिल रहा है वो कहाँ मिल रहा है? वो ऑटोसोम पे मिल रहा है। ऑटोसोम कौन से होते हैं? एनीबॉडी? 22 पेयर्स। हाँ, दैट इज जो क्रोमोसोम जो कि मेल एंड फीमेल दोनों में कॉमन होता है, ठीक है। दोज क्रोमोसोम्स which are not affecting the expression of the sex of an individual,
ठीक है, जो इंडिविजुअल के सेक्स को एक्सप्रेस करने में कोई इफेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो एक जैसे रहते हैं मेल एंड फीमेल के अंदर, उनको हम ऑटोसोम कहते हैं। तो ऑटोसोम के किसी क्रोमोसोम के ऊपर ये मिल रहा है ना। तो देखिए सिकल सेल एनीमिया इट इज एन ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। दूसरी बात क्या है, ये रिसेसिव है, तो रिसेसिव है तो उसके चांसेस ऑफ अकरेंस विल बी फेयरली लो। ठीक है, डोमिनेंट के चांस ज्यादा होते हैं क्योंकि वो एक अकेले जीन्स में भी अपने आप को शो कर सकेगा। रिसेसिव में हम लकी हैं कि वो दो में से कोई एक अगर डिफेक्टिव होगा तो ये वो नहीं एक्सप्रेस होगी। ठीक है, तो कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ द पेरेंट्स आर कैरियर। अब आपको कल का एग्जांपल्स याद है ना, कैरियर किसको कहेंगे, जहाँ पे वो हेटेरोजाइगस है, वो एक्सप्रेस तो नहीं कर रहे हैं। ये वाला केस यहाँ पे देख लीजिए, मेरा कर्सर जहाँ चल रहा है आप देख सकते हैं कैरियर फीमेल लिखा है। कैरियर फीमेल कहाँ कि वो डोमिनेंट एक है और एक रिसेसिव है। तो जहाँ मतलब वो डोमिनेंट है तो उसके कारण वो एक्सप्रेस तो नहीं हो रहा है ना, लेकिन वो क्या है, बीमारी को अगली जनरेशन में जरूर ले जा सकता है ना। ये रिसेसिव कंडीशन में होगी, ये रिसेसिव वाली डिजीज थी जो मैंने कल बताई थी। अभी इसको समझ लीजिए कि अगर बोथ आर रिसेसिव देन ओनली द डिफेक्ट विल बी देयर। तो यहाँ कम से कम एक डोमिनेंट हो गया था इसका मतलब, लेकिन इसके अंदर जो रिसेसिव जीन है वो अगली जनरेशन में तो जा सकता है। सपोज शी इज मदर, फीमेल लिखा है तो मदर ही रहेगी, और उधर से फादर है वो भी डिफेक्टिव जीन कंट्रीब्यूट करता है तो डिजीज आएगी। अगर फादर या मदर में से किसी ने एक ने नॉर्मल जीन दिया और दूसरे ने कैरियर डिफेक्टिव दिया तो वो कैरियर ही बना रहेगा। तो कैरियर जो होते हैं वो कौन से होते हैं, नाम से समझ आ रहा है कैरियर किसको कहते हैं। हम कैरियर्स कहते हैं जिसको जो जो किसी चीज को कैरी करते हैं। कैरी करने वाला मतलब वो किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर के जा रहे हैं। ठीक है, तो उनको हम कैरियर कह रहे हैं ना। कैरियर जो है वो यहाँ पे अपन ने पढ़ लिया। सब ऊपर की डिजीज थी इसलिए इसको ऊपर सर कर देते हैं। ओके, चलिए। तो ये कैरियर अगर मतलब मदर और फादर दोनों ही कैरियर हैं, उनको खुद को तो कोई डिफेक्ट नहीं है, लेकिन वो अगली जनरेशन में डिजीज पास ऑन कर सकते हैं। या फिर फादर जो है वो सफर कर रहा है और मदर जो है वो कैरियर है, देन ऑल्सो द डिजीज में मतलब अगर फादर भी नॉर्मल है और मदर भी नॉर्मल है तो बीमारी नहीं आएगी। ठीक है, तो देखिए दिस डिजीज इज कंट्रोल्ड बाय सिंगल पेयर ऑफ HbA एंड HbS, जहाँ पे HbA जो है नॉर्मल है और HbS जो है वो सिकल सेल के लिए दिया है। ठीक है, HbA इज रिप्रेजेंटिंग नॉर्मल जीन एंड HbS ऐसा नहीं है कि दो अलग अलग जीन है ये, है ना। वैसे तो तरीका तो ये कहता है कि आप एक ही अल्फाबेट से लिखेंगे दोनों को, तो यहाँ कैपिटल एस लिख के यहाँ स्मॉल एस लिख सकते थे, पर क्योंकि ये डिजीज रिसेसिव में ही दिखा रही है इसलिए हमने इसको ये तरीका लगाया। ठीक है, आउट ऑफ द 3 पॉसिबल जीनोटाइप ओनली होमोजाइगस इंडिविजुअल जिसके अंदर दोनों ही जीन ना, तीन कौन कौन सी हुए, तीन कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हुई है, जैसे यहाँ लिखी है 3। ठीक है, ये वाले को कंसिडर करिए आप। यहाँ पे देख सकते हैं आपके एक रिसेसिव है एक डोमिनेंट है, दोनों डोमिनेंट है और दोनों कुछ गड़बड़ है, हियर इट इज समथिंग रॉन्ग, ये दोनों स्मॉल होनी चाहिए था रिसेसिव डिजीज में, करेक्शन कर लेना बच्चे। ओके, तो 3 कंडीशंस हो सकती है, 3 कंडीशन में यहाँ पे लिख देता हूँ अच्छे से दोबारा से। ये 3 कंडीशन कौन सी की हुई, ये लिखा है 3 पॉसिबल जीनोटाइप, तो 3 पॉसिबल जीनोटाइप कौन कौन से हुए हैं, ये HbA HbA नॉर्मल चाइल्ड हो गए। ठीक है, मेल हो या फीमेल हो उससे कोई मतलब नहीं, दोनों में इक्वल प्रोबेबिलिटी है इसकी। HbA एंड HbS ये कैरियर होगा। ठीक है, मेल या फीमेल जो भी है। और यहाँ क्या है, HbS
एस और यहाँ भी HbS। तो ये होगा हमारा सिकल सेल। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन जो लिखी है HbS ये वाला जो है दैट इज द ओनली केस जहाँ पे कि पर्सन जो है वो डिफेक्टिव होगा। नाउ शो द डिजीज फिनोटाइप। हेटेरोजाइगस दैट इज HbS इंडिविजुअल अपीयर अपैरेंटली अनअफेक्टेड बट they are carrier of the disease as 50% of probability of transmission of the mutant gene to the progeny। अच्छा, एक एक अजीब बात देखने को मिली है, पता है कि जो मलेरिया का वायरस होता है वो इस वाले टाइप के आरबीसी में जिंदा नहीं रहता। दे डोंट इन्फेक्ट दिस टाइप ऑफ सिकल सेल्ड आरबीसी जो है ना, ये वाली जो दिखा रखे हैं यहाँ पे, इन आरबीसी के अंदर मलेरियल पैरासाइट सर्वाइव नहीं करता। तो this disease is very common in several part of the world, especially in the African countries। और अफ्रीकन कंट्रीज में इसका एक एडवांटेज हो गया कि ये लोग मलेरिया से नहीं मरते जिनको सिकल सेल एनीमिया है। ठीक है, उनके मरने के चांस यहाँ हो जाएंगे क्योंकि ये एनीमिया है, सो देयर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी विल ड्रास्टिकली डिक्रीज एंड दे विल नॉट बी एबल टू डू एनी और इंडल्ज इनटू एनी हेवी एक्टिविटीज। मैंने आपको प्लियोट्रॉपी के एग्जांपल में भी सिकल सेल एनीमिया पढ़ाया था, अगर याद हो आपको, कौन बताएंगे? यस सर। हाँ, तो मैंने आपसे कहा था कि वन जीन विच इज कंट्रोलिंग टू कैरेक्टर्स, क्या? शेप ऑफ द आरबीसी एज वेल एज द टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन। तो शेप ऑफ द आरबीसी जो है वो सिकल शेप हो गया जिससे इसका नाम आ गया। एंड टाइप ऑफ आरबीसी इज आल्सो अफेक्टेड। टाइप ऑफ आरबीसी इज आल्सो अफेक्टेड व्हिच हैज लेस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। सो इससे क्या होगा, सच पीपल विल नॉट बी एबल टू कैरी इनफ ऑफ ऑक्सीजन। तो वो नॉर्मल जिंदगी तो जी सकते हैं, बैठे बैठे लेट के बैठ के काम जो करना है, अगर कोई रिसेप्शनिस्ट बन गया तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंप्यूटर ऑपरेटर बन गया तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप उससे कहोगे कि भाई भागो दौड़ो, ये काम करो वो करो, तो वो नहीं कर पाएंगे, वो थक जाएंगे एंड हो सकता है कि वो फेंट भी हो जाए, हो सकता है वो कोमा में भी चल जाए। तो ऐसे पर्सन जो है दे आर लेस एफिशिएंट इन द फिजिकल वर्क। ठीक है, नॉर्मल छोटा मोटा काम करना है घर के अंदर, थोड़े लेथार्जिक रहेंगे, थोड़े जल्दी थक जाने वाले रहेंगे, तो सीढ़ी चढ़ेंगे तो 2 बार बैठेंगे तो भी, लेकिन कम से कम सर्वाइव तो कर सकते हैं, मर नहीं जाएंगे एकदम। हाँ, मर सकते हैं अगर उसके बाद भी वो हीमोग्लोबिन मतलब वो आयरन वगैरह कम खाएं या आयरन की डेफिशिएंसी या फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी रखें तो। ठीक है, तो 10 एग्जिबिटिंग सिकल सेल ट्रेट। अच्छा, जो मलेरिया वाला एग्जांपल बताया दैट इज नॉट गिवन इन दिस बुक, इससे पहले वाली बुक के अंदर वो था, तो इसलिए आप उसको यहाँ पे मत लिखना अनावश्यक रूप से। तो 10 एग्जिबिटिंग सिकल सेल ट्रेट, दैट इज फिगर जो यहाँ पे दिखा रखा, डिफेक्ट इज कॉज्ड बाय द सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वैलिन। ग्लूटामिक एसिड बाय वैलिन, वैलिन अगले पेज पे चला गया ये। अच्छा, यहाँ देखते हैं, ये तो मैंने आपको उस दिन भी बता दिया था कि ये डीएनए है। डीएनए के अंदर 2 स्ट्रैंड्स होती हैं, आपने ये तो 11th क्लास में पढ़ रखा। डीएनए में 2 स्ट्रैंड होती है, तो ये एक स्ट्रैंड के अंदर सीटीसी लिखा है, दूसरे में क्या होगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री, तो सी का कॉम्प्लीमेंट्री जी, टी का कॉम्प्लीमेंट्री ए एंड दूसरे सी का कॉम्प्लीमेंट्री जी। तो सीटीसी विल प्रोड्यूस जीएजी टाइप ऑफ डीएनए, 2 स्ट्रैंड जो है। नाउ जी जो सीटीसी है, ये वाला सीटीसी, ये अगर आरएनए बनाएगा तो क्या बनाएगा वो? जीएजी टाइप का। तो मैसेंजर आरएनए जब बन रहा है वो डीएनए था। दिस इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये डीएनए है और इस डीएनए से ये आरएनए बना। डीएनए से आरएनए कैसे बनता है? ट्रांसक्रिप्शन से। ठीक है, जब ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो डीएनए से आरएनए बना, तो आरएनए बना है तो क्या बना? सीटीसी से बनता है दैट इज जीएजी। सी की जगह जी, टी की जगह ए एंड सी की जगह जी, वो वाले सेगमेंट से, ओके, ऊपर वाले से। और दिस विल रिप्रेजेंट ग्लूटामिक एसिड, नॉर्मल है ये, दिस इज द नॉर्मल। ठीक है, यहाँ लिखा है नॉर्मल हीमोग्लोबिन। अब ये सिकल सेल्ड हो जाता है अगर, तो सिकल सेल पर्सन के डीएनए में क्या हुआ? उसके डीएनए में क्या है? अब CAC है, द डीएनए है CAC। और CAC वाला जो डीएनए है, CAC वाला जो डीएनए है वो ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनाएगा? GUG वाला मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए विद GUG, मतलब एडेनिन इज रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल।
एडेनिन इज रिप्लेस बाय यूरेसिल। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इन such mRNA, the adenine is replaced by guanine. Do guanine present in DNA? होता है। यूरेसिल प्रेजेंट होता है? मैंने यहाँ पे गुआनाइन लिख दिया है, यहाँ पे यूरेसिल होना चाहिए। सोच भी रहा हूँ मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। यूरेसिल के डीएनए में मिलता है? नहीं मिलता है, आरएनए में मिलता है। तो एडेनिन से थाइमिन की जगह यहाँ यूरेसिल लगेगा। ठीक है, इन प्लेस ऑफ एडेनिन जो डीएनए में है, यहाँ थाइमिन की जगह क्या लगेगा? एमआरएनए में यूरेसिल लगेगा। और अब कॉम्बिनेशन क्या बन गया है? जीयूजी। जीयूजी स्टैंड फॉर वैलिन। अच्छा, ये कहाँ से आया? इसके लिए आपको चैप्टर 6 देखना पड़ेगा। चैप्टर 6, चैप्टर 6 जूम पे, और मैं इसको हटाता हूँ और चैप्टर 6 को लाता हूँ। चैप्टर 6 ये, और इसके अंदर हम पढ़ेंगे जेनेटिक कोड। ये जेनेटिक कोड, तो हमारे पास क्या है? जी यू जी, है ना? तो जी और सेंटर वाले में यू, जी यू जी। तो ये देखिए, जी यू जी स्टैंड फॉर वैलिन। जी यू जी स्टैंड फॉर वैलिन। और जी ए जी होता था, क्या होता है? जी ए जी और स्टैंड फॉर ग्लूटामिक एसिड। तो ग्लूटामिक एसिड की जगह ये वैलिन को कॉपी, मतलब स्टैंड करने लग गया। तो वो ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन ले, अगर ठीक उसी तरह से जैसे अपन ने परसों की क्लास में बोला था कि भाई आपको किसी ने रेसिपी दी है, उस रेसिपी में उसने कुछ लिखा है कि से फॉर एग्जांपल उसने लिखा है कि भाई वो आप केक बना रहे हैं तो उसके अंदर एक पिंच आपको सॉल्ट डालना है ना? एक पिंच सॉल्ट डालना है। और आपने वो एक पिंच जो हो रहा है जहाँ पे लिखा है, वो पिंच गायब हो गया। उसके ऊपर जो है, मान लीजिए इंक गिर गया या पानी गिर गया या जो भी है, तो अब आप पिंच नहीं पड़ता, तो आपने अंदाज लगाया यार ये एक कुछ तो डालना है ना? वन तो पढ़ लिया आपने, सॉल्ट डालना है ये तो पढ़ लिया, अब कितना क्वांटिटी में डालना है? तो पिंच तो छोटा सा होता है, एक छोटा सा, है ना? और उसके बजाय में आपने कहा यार 1 टीस्पून लिखा होगा, चलो 1 टीस्पून डाल देते, तो आपका केक का क्या होगा फिर? वो फिर आपका केक जो है वो नए वैरायटी का बन जाएगा, जैसे वो 50-50 केक बिस्किट आता है ना, वैसे थोड़ा मीठा थोड़ा नमकीन वैसा। तो आपका केक भी वैसे ही बन जाएगा, है ना? तो ऐसा होता है। तो अगर एक गलती, क्योंकि वहां पे नमक तो नमक के लिए स्टैंड करता है और शक्कर शक्कर के लिए स्टैंड कर पड़ता है। जहाँ शुगर लिखा है वहाँ शुगर डालना है, जहाँ सॉल्ट लिखा है वहाँ सॉल्ट डालना है ना? तो जहाँ पे अगर जी यू जी लिखा है तो वैलिन के लिए स्टैंड कर रहा है, जी ए जी लिखा है तो ग्लूटामिक एसिड। तो इसके कारण कौन सी वाली चेन है देख लीजिए आप एक बार और पढ़ ले, तो यहाँ से पढ़ लेते हैं। डायग्राम में क्या लिखा है? माइक्रोग्राफ, डायग्राम कह दो या माइक्रोग्राफ कह दो, ऑफ आरबीसी सेल्स, द अमीनो एसिड कंपोजिशन एंड द रिलेवेंट पोजीशन ऑफ बीटा चेन। कौन सी चेन? बीटा चेन। हीमोग्लोबिन में 2 चेन होती है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन्स। 4 चेन्स का बना होता है, ठीक है? 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं। कौन सी चेन है ये? पॉलीपेप्टाइड चेन। अगर आपको क्लास का 9th का बायोमोलिक्यूल का चैप्टर याद हो रहा हो, तो उसमें अपन ने प्रोटीन को क्लासिफाई करा था प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटनरी, है ना? तो प्राइमरी क्या थे, सेकेंडरी क्या थे, टर्शरी क्या थे और क्वाटनरी क्या थे, वो आपको याद होंगे। तो ये कौन सा वाला है? ये क्वाटनरी टाइप का हो गया, क्योंकि एक तो इसमें अंदर प्रोस्थेटिक ग्रुप लग रहा है ना? और दूसरा क्या है, इसमें 4 चेन काम आ रही है। जो 1 चेन वाले होते हैं वो सिंपल होते हैं, है ना?
वन चेन के अंदर कोई स्पेसिफिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो गया तो वो मतलब टू डायमेंशन हो गया तो वो आपने उसको सेकेंडरी कह दिया। टर्शरी कौन से जिसके अंदर कौन नॉन मतलब नॉन क्या कहते हैं पॉलीपेप्टाइड कोई प्रोस्थेटिक ग्रुप लग रहा है। और क्वाटनरी कौन है जिसमें एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन, तो ये एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन, इसमें 2 अल्फा होती है और 2 बीटा चेन होती है। और हम किस में डिफेक्ट देख रहे हैं? बीटा चेन में। बीटा चेन में। अब मैं यहाँ पे सिंबल नहीं लगा सकता इसलिए मैंने बीटा लिख दिया, यहाँ पे ये बीटा का सिंबल बना रखा उसने। ठीक है, ये वाला जो नॉर्मल बीटा चेन है और ये वाले डिफेक्टिव बीटा चेन है। ठीक है, फ्रॉम ए नॉर्मल इंडिविजुअल ए एंड फ्रॉम ए डिफेक्टिव सिकल सेल एनीमिक पर्सन। ठीक है, आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। एनी डाउट यू कैन स्टिल क्लियरिफाई इट। आपको कोई डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं। बीच बीच में हुकारे भरोगे ना, हम छोटे थे तो क्या होता था ना, इट वॉज वे बैक इन अर्ली 70s। हमारे घर में लाइट नहीं थे, लालटेन वाली सिचुएशन थे। तो हम शाम पड़े ऐसे, हमारा बरामदा था उसमें जाजम बिछा लेते थे, दरी होती मोटी सी, उसको बिछा लेते थे एंड वी यूज्ड टू सिट देयर एंड माय मदर यूज्ड टू टेल अस स्टोरीज फ्रॉम बाइबल। ठीक है, तो हम दोनों बच्चे बैठ जाते थे, कभी लेट जाते थे मम्मी के पैर के ऊपर, है ना, और मम्मी बोलते रहते थे तो हमको बीच बीच में हाँ बोलना रहता था। नहीं बोलते तो मम्मी जो है कहती है, सो गए क्या? ठीक है, सो प्लीज प्लीज रेस्पॉन्ड। अगर मैं कुछ पूछता हूँ तो हाँ या ना कुछ भी बोलो। नो सर तो मैं बता दूंगा, यस सर तो आपने फीस दी है ना। चलिए मीटिंग दोबारा चालू करते हैं, लेस देन अ मिनट बोल रहा है। हमने क्या पढ़ा कि जैसे ग्लूटामिक एसिड की जगह अगर वैलिन लग जाता है एंड वन ऑफ द बीटा चेन और बोथ द बीटा चेन, तो उसके कारण उसका शेप एज वेल एज हीमोग्लोबिन का टाइप दोनों खराब हो जाते हैं। तो एट द 6th पोजीशन ऑफ द बीटा ग्लोबिन चेन of the hemoglobin molecule, the substitution of amino acid in the globin protein results due to the single base substitution of the 6th position of क्या कहते हैं कोडोन्स। आप पढ़ेंगे कोडोन्स के बारे में, है ना। तो आप कोडोन्स के बारे में पढ़ेंगे। वो कोडोन जो होते हैं वो 3-3 के सेट होते हैं। तो ये 3-3 के सेट में लिखा है GAG रिप्लेस बाय GUG। तो G एंड G तो अपनी जगह पे ठीक है, एडिनिन इज रिप्लेस बाय यूरेसिल। तो जैसे किसी किसी स्पेलिंग के अंदर आप केवल एक अल्फाबेट गलत लिख देते तो फर्क हो जाता है ना। अगर बेर लिखना है उसकी जगह बियर बना देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। ठीक है, तो एक स्पेलिंग से बहुत सारी गड़बड़ी हो जाती है। कई सारी जगहों पे आप मतलब बिल्कुल बिल्कुल वंडरफुल रिजल्ट लेकर के आते हैं, है ना। तो वन स्पेलिंग से बहुत गलत हो सकता है। तो यहाँ पे भी हम ऐसे देख रहे हैं कि एक अल्फाबेट के एक नाइट्रोजन बेस गलत हुआ है ना, एडेनिन की जगह यूरेसिल आ गया एंड उसके लिए जिंदगी भर का रोना हो गया। और वो जिंदगी भर तो नहीं है अकेला, और वो अगली जनरेशन में भी जाएंगी बीमारियां इफ नॉट टेकन केयर। ठीक है, तो द म्यूटेंट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल अंडरगोस पॉलीमराइजेशन अंडर लो ऑक्सीजन। ठीक है, causing the change in the shape of RBC to become from the biconcave to elongated, that is sickle shaped। तो ये आप याद रखिए, इसके अंदर इफेक्ट क्या होता है कि जब उसके अंदर ऑक्सीजन मतलब अंडरगोज पॉलीमराइजेशन अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन। ठीक है, तो जब ऑक्सीजन टेंशन तो कम होना ही है कहाँ पे, जब वो बॉडी से निकलेगा, दैट इज जहाँ पे भी टिश्यूज वगैरह में ऑक्सीजन दे करके वहां से वापस निकलेगा तो फिर उसका शेप कैसा हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो गया एंड इट विल बी अ वेरी क्या कहते हैं बहुत सिग्निफिकेंट इफेक्ट है। नेक्स्ट डिजीज पढ़ते हैं फिनाइल कीटोयूरिया। ये ये इनबॉर्न मेटाबॉलिक एरर है ना। मेटाबॉलिक एरर क्या होते हैं? देखिए, ये जो अभी अपन ने ऊपर पढ़े हैं इसमें मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, इसमें कहीं मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। ये एक बार बन गए आरबीसी, एक बार बन गई, जितनी भी बार आरबीसी बनानी है हर बार आरबीसी वैसे बनेगी। but it is not a day to day, minute to minute, hour to hour, second to second going chemical reactions। मेटाबॉलिक रिएक्शंस, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस कौन से होते हैं? वो केमिकल रिएक्शंस होते हैं। केमिकल रिएक्शंस आर कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन, सेवरल केमिकल रिएक्शन इन आवर बॉडी आर कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन। और अगर वहां कोई एरर आ गया तो वो एरर हमेशा के लिए रहेगा, हर केमिकल रिएक्शन के अंदर रहे, वो वाली केमिकल है, वो पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन जहाँ पे एंजाइम खराब है, डिफेक्टिव है, उस केमिकल रिएक्शन व्हेनेवर दोज रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस द इफेक्ट विल बी रॉन्ग। तो जैसे हीमोफीलिया के अंदर हमने पढ़ा, पर हीमोफीलिया में वो रिएक्शन ऑल द टाइम नहीं हो रही है,
कभी हमको जरूरत पड़ेगी ब्लड क्लॉटिंग के लिए, वी आर ऑल द टाइम वी आर नॉट रिक्वायरिंग टू हैव ब्लड क्लॉटिंग। तो वो है मेटाबॉलिक बट नॉट एज सीरियस, लेकिन उसके कारण जब कभी कभार ब्लीडिंग हो रहा है तभी फर्क पड़ेगा। फिनाइल कीटोयूरिया बॉडी के अंदर इतना नॉर्मल प्रोसेस है, हमेशा चलता रहता है। क्या है देखिए, इट इज इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो आप इस वर्ड को याद रखिए, इनबॉर्न मतलब पैदाइशी है, जेनेटिक है तो पैदाइशी रहेगा नेचुरली, बाद में थोड़ी लिया है आपने। कोरोना मेरे को बाद में हो रहा है, पैदाइशी थोड़ी था। लेकिन अगर मेरे हार्ट में छेद होता है ना, आपने सुना होगा कई सारे बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जिनके हार्ट में छेद होता है। छेद सबके हार्ट में रहता था एम्ब्रियोनिक स्टेज में, बट वो जब तक पैदा होते हैं तब तक बंद हो जाता है, पैचअप हो जाता है। लेकिन कईयों में नहीं होता है और वो जिंदगी भर नहीं होगा फिर। तो इनबॉर्न है, वो पैदाइशी है। तो जो चीजें पैदाइशी डिफेक्ट होती है उनको हम इनबॉर्न कहते हैं। तो इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म है, इसकी मेटाबॉलिज्म में जिंदगी पैदा होने के टाइम से ही ये एरर है, बल्कि पैदाइश से पहले ही होगा बॉडी के अंदर ही, जब जब वो प्रेगनेंसी में रहा होगा तभी। एंड इट इज इनहेरिटेड एज एन ऑटोसोमल रिसेसिव, याद रखिए ऑटोसोमल भी है और रिसेसिव भी है। सो थैंक गॉड कि ये मेल एंड फीमेल को बराबर अफेक्ट करेगा, और वो रिसेसिव है सो हमेशा नहीं अफेक्ट करेगा। अगर एक भी डोमिनेंट जीन होगा तो उसको बचा देगा। ठीक है, द अफेक्टेड इंडिविजुअल लैक्स एन एंजाइम, क्या हो रहा है इसके अंदर, लैक्स एन एंजाइम दैट कन्वर्ट अमीनो एसिड फेनाइलएलाइन इनटू टायरोसिन। दो तरह के अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड बहुत सारे टाइप के होते हैं, 20 तरह के अमीनो एसिड हमने पढ़े, और उनमें से दो अमीनो एसिड लिखे हैं, फेनाइलएलाइन एंड टायरोसिन। फेनाइलएलाइन को टायरोसिन में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती है बॉडी के अंदर कई जगहों पे। नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो कीटोन्स के अंदर चेंज हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए उनको उसके अंदर कन्वर्ट करना है टायरोसिन में, विच इज लेस डेंजरस, है ना, और रादर यूजफुल। तो वो करने का प्रोसेस जो एंजाइम से होता है, दैट एंजाइम इज नॉट देयर। तो एज अ रिजल्ट फेनाइलएलाइन इज एक्युमुलेटेड एंड कन्वर्टेड इनटू फिनाइल पायरुविक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। इसमें चेंज हो जाएगा वो, अगर दिस कन्वर्जन फेनाइलएलाइन टू टायरोसिन इज नॉट टेकिंग प्लेस, देन क्या होगा, फेनाइलएलाइन जो है वो एक्युमुलेट होता चल जाएगा बॉडी के अंदर, एंड वो फिर में चेंज हो जाएगा फिनाइल पायरुविक एसिड में और अदर डेरिवेटिव में, और ये जाके ब्रेन में और किडनी में जमा हो जाएंगे। एक्युमुलेशन ऑफ दीज इन द ब्रेन रिजल्ट्स इन द मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है, दे आर ऑल्सो एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन बिकॉज ऑफ द पुअर एब्जॉर्प्शन बाय किडनी। तो फिर वो वहां से किडनी से भी ये बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो एक तरह से लॉस है, एब्जॉर्ब नहीं हो रहे, तो इतने सारे मतलब प्रोटीन तो वैसे कम मिलता है हमको खाने में, प्रोटीन वैसे कम खाते हैं। चलिए, आप मैं अच्छे घर से हैं, हमारे पास में अफोर्डेबिलिटी है, हम तो खा लेंगे, लेकिन जो गरीब लोग हैं उनके लिए प्रोटीन का क्या सोर्स है? प्रोटीन की जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो दूध ले लो और दालें ले लो, सोयाबीन ले लो, मूंगफली ले लो, चने ले लो, है ना। उसके बाद तो नॉनवेज में है मांस, मच्छी, अंडा, एंड ये सारी चीजें, इनमें होता है प्रोटीन। मांस, मच्छी, अंडा तो वैसे ही देश के अंदर बहुत कम लोग खा रहे हैं, है ना। अब जो चीजें मिल रही हैं, तो दूध 55 रुपए किलो, और दालें सब अबाव 100, मतलब 90-100 के आसपास चल रही है ना। और पनीर वनीर, जो दूध ही नहीं खा पा रहा है तो पनीर पी पा रहा है तो पनीर कहाँ से खाएगा, है ना। अब बचा क्या है जो उसको आसानी से अवेलेबल हो सकता है, वो सत्तू वत्तू, जो चने भूंगड़े जो होते हैं। चने भूंगड़े कौन सा आसान है, सस्ते हैं, हाँ। चने भी आज के तारीख में जो 80-90 रुपए किलो चल रहा है ना। अगर उनके भूंगड़े लेंगे तो और महंगे, क्योंकि जैसे प्रोसेसिंग में जरा सा कुछ चीज कर देता है आदमी तो महंगाई बढ़ जाती है। ठीक है, तो प्रोटीन के सोर्स नहीं है, और ऐसे में हम ये प्रोटीन को बॉडी से बाहर निकाल देंगे तो ये सोचे नहीं कितना नुकसान है। तो ऐसे पर्सन को फिर क्या है, आपको बाहर से देने पड़ते हैं एंजाइम। अच्छा, एक और है कि इनकी यूरिन में, इनकी बॉडी में से एक अलग तरह की स्मेल आती है। ठीक है, सच चिल्ड्रन जो है उनकी बॉडी में से आपको बिकॉज उनकी बॉडी में से इन चीजों का निकास नहीं हो रहा है ना, कीटोन बॉडीज इकट्ठे हो जाते हैं, एंड दैट अल्टीमेटली अफेक्ट द अदर थिंग। तो ये कई सारे इसके इम्पैक्ट्स मिलेंगे। सो दैट इज व्हाई फिनाइल कीटोयूरिया इज अ वेरी, अब जिसकी फैमिली में ये बीमारी है, वन शुड कंसल्ट, है ना, टू ए जेनेसिस्ट। जेनेटिसिस्ट तो मिलते ही नहीं, अगर हमको भी, तो हमने सोचा कि चलो यार शादी से पहले अपन कंसल्ट कर लें, पूछे किसी डॉक्टर से, किसी से, तो कोई डॉक्टर ही नहीं मिलेगा आपको। कहाँ है यहाँ पे, छोटी मोटी जगह, कोटा जैसी छोटी जगह पे,
कोटा जैसी जगह में नहीं मिल रहा है हमको, हमको जाना पड़ेगा किसी मतलब अच्छे जेनेसिस्ट आपको जो है वो हैदराबाद में मिलेंगे, है ना, और क्या नाम से कुछ और जो बॉम्बे बॉम्बे में मिल जाएंगे जो भी, तो उनके पास जाना पड़ेगा, उनसे पूछना पड़ेगा साहब ये है प्रोबेबिलिटी क्या है इनका, आप वो निकाल दो, चार्ट बना दो, बता दो कि ये बीमारी जा सकती है कि नहीं। हस्बैंड वाइफ दोनों को जाना पड़ेगा, उनकी कैरियोटाइपिंग मतलब वो करवानी पड़ेगी, है ना, उनका पता करना पड़ेगा कि उनके जिन में किस में डिफेक्ट है, क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, होगी कि नहीं होगी। अगर एक जो है कम से कम डोमिनेंट जीन्स रखता होगा तो सारे बच्चे ज्यादा से ज्यादा कैरियर होंगे, है ना, और कुछ नॉर्मल भी हो सकते हैं जो भी। तो इनको वर्कआउट करना पड़ेगा बच्चे आपको। तो मैं एक वर्कआउट करने के लिए एक वो बनाया था, तो चलिए मैं कोशिश करता हूँ। तो मेरा शाम का टेस्ट है, आपने देखा तो नहीं, रिकॉर्डिंग है तो खोल के देख लें। ओके, ये सिकल सेल एनीमिया का नाम से दे रखा है ना, पर तरीका सेम है, तरीका सेम है ना। यहाँ देखिए केस वन अपन ने लिया है जहाँ पर्सन एक एक पर्सन जो भी है वन ऑफ द पेरेंट, मेल एंड फीमेल नहीं बताया, ऑटोसोमल के अंदर मेल एंड फीमेल का चक्कर ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ बताया कि ये वन ऑफ द पेरेंट इज जस्ट नॉर्मल, अदर पेरेंट इज ऑल्सो नॉर्मल, तो उनके बच्चे भी सारे के सारे नॉर्मल। यहाँ देख लीजिए, एच बी ए इधर गया, एच बी ए उधर गया, एच बी ए इधर आया, एच बी ए उधर से आया, ये फादर के गैमीट्स हैं, ये मदर के गैमीट्स हैं, और ये जब फर्टिलाइज करेंगे तो सब के सब हेल्दी एच बी ए एच बी ए एच बी ए एच बी ए, तो ये नॉर्मल चल रहा है, लकी आप और मेरे जैसे, ठीक है। अब केस टू, वन ऑफ द पेरेंट इज कैरियर, रिसेसिव है लेकिन डोमिनेंट जीन ने उसको मास्क कर रखा है, तो कैरियर है, उसको खुद को नजर नहीं आ रहा है कि उसमें डिफेक्ट है, ठीक है। अब ये कब नजर आएगा, जब बच्चों के अंदर बीमारी आएगी। इधर से दूसरा पेरेंट बिल्कुल नॉर्मल है, नॉर्मल पेरेंट ने ये वाले गैमेट्स बनाए एच बी एच बी ए, और जो कैरियर पेरेंट है उसने क्या 50% ऑफ गैमेट बनाए एच बी ए टाइप के, एंड द 50% ऑफ गैमेट्स आर ऑफ एच बी एस टाइप। इसको इधर ले लिया अपन ने एच बी ए एंड एच बी एस, इधर से आए एच बी ए एंड एच बी ए, सो 50% ऑफ चिल्ड्रन विल बी नॉर्मल, जस्ट नॉर्मल। 50% प्रोबेबिलिटी है कि उसके बच्चे कैसे होंगे, कैरियर। नाउ एक टाइम में एक ही बच्चा पैदा होता है, वो 50% 100% में चेंज होगा, वो या तो ऐसा वाला पैदा होगा या वैसा वाला पैदा होगा, ठीक है। सी यहीं पे आकर के हमको मेंडल का वो चार्ट जो उसने बताया था, और उसने कहा था कि हमको क्या लेना है, हमको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लेना है। यू कैन नॉट गारंटी कि भैया ये पहला बच्चा आपका नॉर्मल होगा, दूसरा आपका सिकल सेल्ड होगा या कैरियर होगा, तीसरा आपका नॉर्मल होगा, चौथा, ऐसा नहीं कह सकते आप। एंड दुनिया में कोई आदमी इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। जेनेटिक्स जो है वो एक अभी भी इतनी कॉम्प्लिकेटेड साइंस है, वन कैन नॉट जो है मतलब टेल एवरीथिंग। even those who are using ART, है ना, वो भी पता नहीं कर सकते कि ये अंडा जो उसने लिया है उसके अंदर किस तरह का गैमीट्स है, और जो स्पर्म वो ले रहा है किस उसमें कैसा गैमीट है, क्योंकि जब आप उसके गैमीट्स पता करना चाहेंगे तो आप वो सेल मर जाएगा, ठीक है, तो अंडा ही मर जाएगा, मर जाएगा तो क्या पता करेंगे आप। सो इट विल बी ए वेरी टिपिकल थिंग सो फार, आज तक। तो हो सकता है आने वाले टाइम में कुछ इसका तरीका मिल जाए, है ना। तीसरा केस लेते हैं, केस थ्री, वन ऑफ द पेरेंट इज सिकल सेल, नॉर्मल, दूसरा पेरेंट नॉर्मल है। भारत में ऐसा कई बार होता है कि मर्द की सारी कमियां छुप जाती है, और लेडीज जो है वो उनको मतलब हमारे यहाँ पे ऐसे ही है ना, अंधा आदमी हो, लंगड़ा आदमी हो, बहरा आदमी हो, काला आदमी हो, कैसा भी हो, उनकी शादियां हो जाती है अब तक। तो आने वाला टाइम जो है चेंज हो रहा है बड़ी तेजी से। तो हम मान लेते हैं कि ये नॉर्मल जो है वो क्या कहते हैं, फीमेल हो और सिकल सेल मैन हो। तो सिकल सेल मैन ने स्पॉन्स बनाया एच बी एस एस बी एस, नॉर्मल वुमन ने बनाया एच बी ए एच बी ए।
अब इनके सारे बच्चे कैसे होंगे, कैरियर होंगे। इधर से HbA आएगा, वो इसके जीन्स को मास्क कर देंगे। तो सी देख लीजिए आप, जितने भी बच्चे आए वो कैसे आए, कैरियर आए। चौथा केस लेते हैं, केस नंबर 4। बोथ द हस्बैंड एंड वाइफ आर कैरियर। दोनों को ही पता नहीं है ये बीमारी है उसके अंदर, छुपी हुई है। ठीक है, इसने भी जो जीन बनाया 50% नॉर्मल, 50% डिफेक्टिव, 50% नॉर्मल एंड 50% डिफेक्टिव, उनको इधर ले आते हैं। 50% नॉर्मल, 50% डिफेक्टिव स्पर्म्स, 50% नॉर्मल एंड 50% डिफेक्टिव एग्स। HbA जहां मिल जाते हैं तो भाग्यशाली है, नॉर्मल चाइल्ड पैदा होगा। HbA के साथ इधर का HbS मिला तो वो कैरियर होगा, फिर भी भाग्य है, कम से कम वो जनरेशन में तो नहीं है बीमारी। तो अगले जनरेशन होते होते तो साइंस बहुत डेवलप कर जाएगी, आने वाले 25 साल में तो हम बहुत आगे खड़े रहेंगे साइंस, तो चलेगा। खुद तो नहीं बीमार है ना, देख लेंगे। तीसरा, जो नेक्स्ट चाइल्ड पैदा हो रहा वो भी कैसा है, कैरियर। he or she will not suffer, but he or she can carry the disease to the next generation. But 25% children may be suffering, क्योंकि इधर से भी HbS और इधर से भी HbS है। ठीक है, so this is also abnormal gene, this is also abnormal gene and the child will be suffering. तो ये तरीका है जो हमको लगाना पड़ेगा समझने के लिए। तो आपको ऐसा कोई सा भी वो बनाने के लिए दे सकते हैं एग्जाम में, व्हाट विल बी द जीनोटाइप ऑफ द चिल्ड्रन। अगर ये वाला केस है, ऐसे वाले कैरियर ने जो एक नॉर्मल मैन से या दो कैरियर मतलब पेरेंट्स ने शादी करी हो, तो उनके बच्चों में क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी एंड ऑन। ठीक है, तो यू मस्ट बी एबल टू आंसर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। Is there any doubt, children? No, sir. Okay, very good. No, sir. Very good. तो मैं इसको हटाता हूँ और अपन वापस अपने चैप्टर पर आ जाते हैं। मल्टीपल विंडोज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिनाइल कीटोयूरिया के केस में भी ऐसा ही करना होगा। ठीक है, अब कौन सा था, एक बीमारी बची है, वो कौन सी है, दो बची है, कलर ब्लाइंडनेस और थैलेसेमिया Color blind. एंड थैलेसेमिया, है ना। कलर ब्लाइंडनेस भी देख लेते हैं। कलर ब्लाइंडनेस मैंने कहाँ सेव करा था, सेव करा था ऑन द डेस्कटॉप में। कलर ब्लाइंडनेस खोलना पड़ेगा। सिकल सेल एनीमिया का तो थैलेसेमिया, थैलेसेमिया पढ़ लेते हैं, चलिए पहले ये अवेलेबल है। ओके, व्हाट इज थैलेसेमिया। मेरे मेरे बुक में नहीं था इसलिए मैंने ये अलग से उतारा, आपके पास आया था, आपकी बुक में होगा, तो नई बुक्स में ये है ना। थैलेसेमिया क्या है, थैलेसेमिया इज इनहेरिटेड डिजीज ऑफ फॉल्टी सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन। अगेन, 2 अल्फा 2 बीटा 4 चेन है। डिफेक्ट कैन लाई इन अल्फा चेन्स और डिफेक्ट कैन लाई ऑन बीटा चेन। ठीक है, ये 2 अल्फा मान लेते हैं और 2 बीटा मान लेते हैं। तो द नेम डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड थैलेसा मीनिंग सी, because condition was first described in the population living near Mediterranean Sea. However, अब ये डिजीज जो है पूरी दुनिया में हो गई। इंसान के साथ में जो है ना बीमारी कहीं पे भी रेस्ट्रिक्ट नहीं रहती, क्यों, क्योंकि हम जो है वो बहुत तेजी से ट्रांसपोर्ट करने वाले लोग हैं, हम बड़ी तेजी से एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, है ना। तो उसके कारण क्या है, बीमारी वुहान में होती है और वो इंडिया में आ जाती है थोड़ी टाइम के अंदर, है ना, और पूरी दुनिया में आ गई। Which part of the world does not have this disease now? पूरी दुनिया में ये बीमारी फैली पड़ी है। क्यों फैली पड़ी है, बिकॉज सब लोग एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते हैं, तो आते जाते के चक्कर में बीमारी जो है फैलती चली गई।
तो देखते हैं क्या है ये। थैलेसेमिया इज अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर दैट मे रेंज फ्रॉम barely detectable abnormality of the blood to severe and fatal anemia. इतनी खतरनाक हो सकती है कि आदमी बचे ही नहीं जिंदा ही। द एडल्ट हीमोग्लोबिन कंपोज्ड ऑफ 2 अल्फा एंड 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन, वो अभी हमने इससे पहले वाले फॉर्म में उसमें भी पढ़ लिया था, और है ना। द 2 कॉपीज ऑफ हीमोग्लोबिन ऑफ अल्फा जीन जो है वो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है अल्फा टाइप के हीमोग्लोबिन पॉलीपेप्टाइड बनाने के लिए। ठीक है, अल्फा टाइप के पॉलीपेप्टाइड बनाने के लिए 2 जीन्स की जरूरत पड़ रही है, HbA1 एंड HbA2। ठीक है, समझ गया आप। ए इज नॉट एक्चुअली, वो ए नहीं है, वो अल्फा है। तो आपको कई सारी बुक में HB अल्फा लिखा हुआ मिलेगा, और क्योंकि इंग्लिश लेटर ए इज डिराइव फ्रॉम अल्फा, तो कई सारी जगहों पर आपको डायरेक्टली ए ही लिखा हुआ मिल जाता है। तो इट हार्डली मैटर्स HbA लिखा हो चाहे HB अल्फा लिखा हो, है ना। तो हीमोग्लोबिन मतलब जो अल्फा चेन है वो HbA1 और HbA2 दो तरह के जीन से बनते हैं, और ये जीन कहाँ पे लग रहे हैं? दे आर फाउंड ऑन द 16th क्रोमोसोम। ठीक है, हमारे जो 24 क्रोमोसोम है, 23 तो एक जैसे ही होता है, 24th वाई क्रोमोसोम इज डिफरेंट। तो 24 या 23 पेयर जो क्रोमोसोम हमें मिल रहे हैं उसमें 16th नंबर के क्रोमोसोम पे इनकी लोकेशन है, HbA एंड HbA1 एंड HbA2। और जो बीटा है, बीटा चेन है, उसको बनाने वाला जीन जो है दैट इज लोकेटेड ऑन द 11th नंबर क्रोमोसोम, और उसको हम कहेंगे HbB और HB बीटा। ठीक है, वो लगा हुआ कहाँ पे? 11th। तो हमारे पास टोटल कितने पेयर हो गए? 3 पेयर जीन्स, 1 पेयर ऑन 11th नंबर, 2 पेयर ऑन 16th नंबर। ठीक है, 3 पेयर जीन्स। अब डिफेक्ट अगर इनमें से किसी भी जीन्स में रहता है तो वो अपने आप को शो कर सकता है। ठीक है, तो आप देखते हैं क्या लिखा, इन अल्फा थैलेसेमिया देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ सिंथेसिस ऑफ अल्फा चेन। हीमोग्लोबिन की अल्फा चेन जो है वो डेफिशिएंसी कम बनेगी, रिजल्टेंट एक्सेस ऑफ बीटा चेन बाइंड ऑक्सीजन। ठीक है, रिजल्टेंट एक्सेस ऑफ बीटा चेन बाइंड ऑक्सीजन पुअरली, लीडिंग टू लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू। तो ऑक्सीजन कम जाएगा, वहां ऑक्सीजन से बाइंडिंग कम होता है। ठीक है, तो जो एक नॉर्मल आदमी जिसमें जितना ऑक्सीजन जाना चाहिए उससे कम ऑक्सीजन जाएगा। ऑक्सीजन जब बॉडी में कम सप्लाई होता है तो उसको कहते हैं हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया वर्ड आपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा। हाइपोक्सिया कैन बी कॉज बाय मेनी रीजन, उनमें से एक रीजन है हीमोग्लोबिन की कमी होना, एक रीजन है ऑक्सीजन ही कम हो सराउंडिंग में। आप पहाड़ों पे जाकर रह रहे हो जहाँ पे हिल्स वगैरह पे जहाँ ऑक्सीजन कम मिलती हो, देयर मे बी सेवरल रीजन। ठीक है, तो यहाँ हाइपोक्सिया क्यों हो गया? बिकॉज हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इज डिक्रीज्ड बिकॉज अल्फा चेन्स आर नॉट देयर, दे आर लेस इन नंबर। सिमिलरली बीटा थैलेसेमिया which is lacking the beta chain, however excess of alpha chain can form insoluble aggregate of inside the red blood cells. अब आप इमेजिन कीजिए ना, हीमोग्लोबिन 4 चेन का बना होता है, 2 अल्फा 2 बीटा। अगर बीटा चेन बनेगी ही नहीं या कम बनेगी तो वो कैसे बॉन्ड बनाएंगे, कैसे वो स्ट्रक्चर बनाएंगे? तो द हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर इज नॉट प्रॉपर, इम्प्रॉपर स्ट्रक्चर। एंड बिकॉज ऑफ द इम्प्रॉपर स्ट्रक्चर क्या हो रहा है यहाँ पे, जब इसके साथ में ऑक्सीजन आता है तो क्या हो जाएगा? देखिए, आवर बिकॉज ऑफ द एक्सेस अल्फा चेन कैन फॉर्म इनसॉल्युबल एग्रीगेट्स इनसाइड द रेड ब्लड सेल्स। तो वो कुछ ऐसी चीजें बनाने की जो इनसॉल्युबल है। ठीक है, दीज एग्रीगेट कॉजेज द डेथ ऑफ द रेड ब्लड सेल्स एंड देयर प्रिकर्सर, सो इट इज मोर डेंजरस। HbB is more dangerous, causing a very severe anemia. The spleen become enlarged and remove the damaged RBCs from the circulation. ठीक है, तो स्प्लीन तो आपको पता ही होगा, स्प्लीन को हम कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, है ना। आरबीसी जब मरने के बाद सीधी वहीं पहुंचती है। ना डिलीशन ऑफ HbA1 और HbA2, ये जीन खराब हो गए हैं, डिलीट हो गए हैं किसी कारण से, वहां पे नहीं है, टेंड टू अंडरलाइन मोस्ट ऑफ द cases alpha thalassemia. The severity and symptom depends on how many of these genes are lost. ठीक है, कितने जीन लूज हुए हैं? कितने जीन का मतलब क्या है? 2 अल्फा A1 होंगे और 2 अल्फा B1 होंगे।
है ना, अल्फा सॉरी A2 होंगे, 2 अल्फा A1, 2 अल्फा B1। तो 4 जीन है, 4 में से अगर एक कम हुआ है सीवीटी कम रहेगी, 2 कम हुए सीवीटी ज्यादा हो जाएगी, 3 कम हुए बट्टा बैठ जाएगा, 4 कम हुए जिंदा रहने की चांस ही नहीं। ठीक है, तो देखिए लॉस ऑफ 1 और 2 जीन यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक, फर्क नहीं पड़ता, उसे चल जाते हैं, वेयर एज डिलीशन ऑफ 4 जीन्स इज फेटल टू द अनबॉर्न चाइल्ड, पैदा होने से पहले ही वो उनकी जिंदगी ले लेता है। In contrast, over 100 type of mutation affect HBB. Deletion of mutations are rare. ठीक है, बीटा वाले के अंदर जो हमने पढ़ा कंडीशन तो बहुत खतरनाक है बीटा वाले की, लेकिन उसमें म्यूटेशन कम ही होता है। स्प्लिस म्यूटेशन ऑफ द mutation and mutation can occur in HBB gene. Promoter genes tend to cause a reduction and rather than a complete absence of beta chain. तो ऐसा कम ही होता है कि बीटा चेन बिल्कुल ही नहीं बने, कम बनेगी ऐसा हो सकता है, ठीक है, रिजल्ट इन द माइल्डर डिजीज। ओके, नॉनसेंस म्यूटेशन ये क्या होते हैं, ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, 6th चैप्टर में। नॉनसेंस म्यूटेशन क्या है, म्यूटेशन तो हुआ लेकिन उसका असर नहीं हुआ। एक सिंपल सा वर्ड बताता हूँ, कलर, क्या स्पेलिंग होती है कलर की? COLOUR और COLOR। तो आपने यू उड़ा दिया तब भी मीनिंग वही है ना। इंग्लिश जो मतलब यूएस इंग्लिश के अंदर जैसे आप ऑनर लिखेंगे तो HONOR लिखा मिलेगा, और जबकि आप इंग्लिश में लिखेंगे, यूके की इंग्लिश में लिखेंगे तो HONOUR लिखेंगे, है ना। तो यूके की इंग्लिश के अंदर OUR लिखते हैं, मतलब ओ के साथ यू जरूर लगता है। ब्रिटिश अमेरिकन ने कहा यार यू क्या है, ये प्रोनाउंसिएशन में कहीं आ नहीं रहा, तो वाई टू से यू, तो उन्होंने हटा दिया। ऐसे अगर किसी किसी कोडोन के अंदर मतलब ए की जगह यू आ जाए या सी की जगह जी आ जाए या जी की जगह सी आ जाए, फिर भी अगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा एक्सप्रेशन में, तो उसको कहेंगे नॉनसेंस कोडोन। चैप्टर मेरा खुला हुआ पड़ा हुआ था यहाँ पे, 6th चैप्टर कहाँ गया, वापस से खोल। अच्छा, 6th चैप्टर में अगर आप वो कोडोन देखेंगे, चैप्टर सिक्स्थ चैप्टर वहीं से देख लेता सीधे। आर यू एबल टू सी 6th चैप्टर या मेरे को शेयर? No, sir. ओके, कोई दिक्कत नहीं, शेयर कर देते हैं। चैप्टर 6, ये कोडोन्स है आपके सामने, है ना, जेनेटिक कोड्स। अच्छा, यहाँ देखेंगे जहाँ मेरा कर्सर है वहां देखिए, चलिए कॉर्नर सबसे नीचे वाला देख लीजिए, ग्लाइसिन। अगर जी 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 है तब भी वो ग्लाइसिन है, अगर ये यू जी जी यू, अगर ये यूरेसिल इज रिप्लेस बाय साइटोसिन तब भी वो ग्लाइसिन को ही दिखाता, अगर साइटोसिन वाज रिप्लेस बाय एडेनिन तब भी वो ग्लाइसिन को ही बनाता, और वो एडेनिन वाज रिप्लेस बाय ग्वानिन देन आल्सो ग्वानिन। अगर थर्ड नंबर पोजीशन पे, कई सारी जगहों पे आपको देखने को मिलेगा, अगर थर्ड नंबर पोजीशन पे अगर किसी कोडोन में कोई फर्क आ जाता है, देन आल्सो इट डज नॉट शो एनी चेंज इन द एक्सप्रेशन। यहाँ देख लीजिए आर्जिनिन वाले में CGU, CGC, CGA, CGG all stand for arginine। यूरेसिल की जगह साइटोसिन, साइटोसिन की जगह एडेनिन, एडेनिन की जगह ग्वानिन, ग्वानिन की जगह यूरेसिल, कुछ भी लग जाए मॉलिक्यूल तो वही रहेगा उससे बनने वाला, है ना। चाहे आप कलर लिखें, चाहे आप कलर लिखें, COLOR लिखें, चाहे COLOUR लिखें, मतलब वही है। आप YOU लिखें या आप सिंपली यू लिख दें, तब भी मतलब वही होता, हम वैसे ही पढ़ते हैं। ल्यूसिन के लिए भी आप पढ़ेंगे CUU, CUC, CUA, CUG। तो अगर यहाँ अगर चौथे नंबर का नाइट्रोजन बेस जो है इफ रिप्लेसेस बाय समवन एल्स देन आल्सो देयर इज नो चेंज इन द एक्सप्रेशन, तो रिप्लेस होने को तो म्यूटेशन कहेंगे। If there is any replacement, that means mutation has taken place. But expression is not changed. So such mutations are called silent mutation. Is it clear? Silent mutation से मतलब समझे आप क्या है? There are such mutation in which the third number of nitrogen base in a codon if replaces by any other codon, yet the expression doesn't change. आप बहुत सारी जगहों पे देखेंगे ना, आप यहाँ आप देखिए सेरीन के केस के अंदर भी देख लीजिए, प्रोलाइन के केस में, थायरोसिन के केस में, एलेनाइन के केस में, वेलिन के केस में, ल्यूसिन के केस में,
और यहाँ पे अर्जिनिन के केस में और या ग्लाइसिन के केस में, और फिर बाकियों में दो दो जगह पर है कि भाई यूरेसिल इज रिप्लेस बाय साइटोसिन, देन ऑल्सो वो थायरोसिन को ही बनाएगा। अगर वो क्या कहते हैं या प्रोलाइन का हो गया, या ल्यूसिन के केस के अंदर, ये ल्यूसिन दो जगह पे है ना, ठीक है। तो आप यहाँ देख लीजिए फेलेनाइन जो अभी अपन ने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, फेलेनाइन के केस में क्या है, यूरेसिल हो, यूयूयू हो चाहे यूयूसी हो, बोथ ऑफ देम आर रिप्रेजेंटिंग सेम। तो यूरेसिल इज रिप्लेस्ड बाय साइटोसिन, देन आल्सो विद एक्सप्रेशन रिमेन सेम। ओके, सो दैट्स ऑल चिल्ड्रन, इतना आप समझ लीजिए। तो आपको थैलेसीमिया तक समझ आ गया। थैलेसीमिया के केस के अंदर क्या होगा, पर्सन को फिर हमको बाहर से ब्लड देते रहना पड़ेगा। एक लाइन और है उसकी पढ़ लेते हैं वापस से जा करके। थैलेसीमिया तो currently severe thalassemia is treated by blood transfusion and minority of the protein that are cured by bone transplantation। ठीक है, अगर मान लीजिए हम चाहते हैं कि पहले से ही मालूम पड़ गया अगर अपन को, अभी मैंने आपसे कहा था ना, सर्जरी व्हेन वुमन इज जस्ट प्रेग्नेंट, बच्चा पेट में ही है तभी उसका चीरफाड़ कर लो, माँ का पेट काटो पहले और फिर यूट्रस काटो, फिर बच्चे को निकालो और बच्चे का पैर काटो और उसके अंदर जो बोन में रहो उसको निकालो, है ना, बड़ी आसानी से बोल रहे हैं। तो बोन मेरो निकालो, सकआउट करो, पूरा का पूरा नया बोन मेरो हेल्दी आदमी का उसके अंदर डाल दो विद द सेम ब्लड ग्रुप। तो जब बच्चा पैदा होगा तो उसकी बॉडी में नॉर्मल हीमोग्लोबिन, नॉर्मल बोन मेरो है, तो नॉर्मल बोन मेरो विल प्रोड्यूस नॉर्मल टाइप ऑफ आरबीसी इररिस्पेक्टिव टू द जीन विच आर देयर इन द। तो ये ऐसे केस के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको अर्ली डिटेक्शन करना पड़ेगा। जब एक वुमन जस्ट कंसीव्ड हुई है उसको अपना जीन्स वगैरह को स्टडी, तो इसके लिए पता होना चाहिए कि पेडिग्री, हमको पेडिग्री एनालिसिस मालूम होना चाहिए, उस फैमिली के अंदर ये बीमारी है क्या। अगर पता है तो हमको मालूम रहेगा कि देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस अकरेंस ऑफ सच डिजीज इन द चिल्ड्रन, और अगर ये हमको पता पड़ जाएगा तो फिर हम उसका इलाज ढूंढेंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। टुमारो हम पढ़ेंगे क्रोमोसोमल म्यूटेशन, नहीं कल टेस्ट लेंगे। ठीक है, Okay. और Thank you, पूरे sir. चैप्टर का नहीं, जो बच्चा सिर्फ आधे का?